क्या आपको पता है 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा उस एटम बम के टारगेट पर था ही नहीं। वो बम किसी और शहर पर गिरने वाला था, लेकिन सिर्फ उस एक सुबह के ख़राब मौसम और बादलों ने हिरोशिमा की किस्मत बदल दी। और उसके बाद जो हुआ वो वही है जो म्यूज़ियम की दीवारों पर लिखा हुआ है, ए लॉस्ट वे ऑफ लाइफ, यानी एक ऐसी ज़िंदगी जो हमेशा के लिए खो गई। मैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्या क्या हुआ होगा ये सब कुछ देख के यार। 6 अगस्त 1945 सुबह के ठीक 8:15 जापान के हिरोशिमा शहर में लोग अपने काम पर निकल रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग दुकानें खोल रहे थे, और तभी आसमान से एक लिटिल बॉय नाम का एक एटॉमिक बम गिरा। धमाका इस खूबसूरत बिल्डिंग के ठीक 600 मीटर ऊपर हवा में हुआ था। बम फटते ही यहाँ का टेम्परेचर सूरज की सतह जितना गर्म, यानी लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। आसपास की हर चीज़ पल भर में जलकर राख हो गई, लेकिन इस बिल्डिंग का ये लोहे का ढांचा तबाही का गवाह बनकर वैसे का वैसे ही खड़ा रह गया। थोड़ा और आगे बढ़ते ही मेरी नज़र पड़ती है एक जले हुए और मुड़े हुए लोहे के बॉक्स पर। ये एक तिजोरी है। ये कहानी है एक फार्मेसी चलाने वाले सकारू ओकाडा की, जो उस दिन इस एटॉमिक बॉम्ब के धमाके में अपनी पत्नी और 2 एम्प्लॉयज़ के साथ अपनी दुकान में ही जिंदा जल गए थे। जब उनके बड़े भाई उस राख के ढेर में अपने भाई भाभी के अवशेषों को ढूंढने आए थे, तो उन्हें इस मुड़े हुए सेफ के अलावा कुछ नहीं मिला। वो इससे अपने साथ घर ले गए। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस तिजोरी के अंदर रखे कागजात, डॉक्यूमेंट्स और कॉइन्स सब उस भयानक आग की कोयले की तरह काले पड़ चुके थे, कार्बनाइज्ड हो चुके थे। ये जली हुई तिजोरी चीख चीख कर कहती है कि उस दिन सिर्फ इमारतें नहीं जली थी, हंसते खेलते परिवार और उनके पूरे जीवन की कमाई पल भर में राख हो गई थी। और दोस्तों, इस तबाही का सबसे दर्दनाक सबूत ये है, जब बम फटा तो उसकी एक्सट्रीम हीट से लोग पल भर में भाप बनकर उड़ गए। वो इंसान तो चले गए, लेकिन उनकी ये आखिरी निशानी इस पत्थर पर रह गई। इसे देखिए, ये कोई पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक आम इंसान की शैडो है जो धमाके के वक्त यहाँ बैठा था। इंसान चला गया, लेकिन उसकी आखिरी चीख इस पत्थर पर हमेशा के लिए छप गई। धमाके के ठीक बाद हिरोशिमा में एक खौफनाक काली बारिश हुई, ब्लैक रेन। ये पानी नहीं, बल्कि बॉम्ब का रेडियो एक्टिव कचरा और राख थी, जिसे पीकर हजारों लोग रेडियो एक्टिविटी के शिकार हो गए। म्यूजियम में रखे इन बचे हुए कपड़ों को देखिए, इन पर उस काली बारिश के धब्बे आज भी वैसे के वैसे ही हैं। ये कपड़े गवाह हैं उस दर्द के जो यहाँ के लोगों ने आने वाले कई पीढ़ियों तक झेला। म्यूजियम में रखी ये ट्राईसाइकिल और मेटल हेलमेट देखिए। ये 3 साल के मासूम शिनिची की थी, जो ब्लास्ट के वक्त इस पर खेल रहा था। बॉम्ब की हिट ने इस हेलमेट को पिघला दिया और वो बच्चा मर गया। 40 साल बाद जब इसे ज़मीन से निकाला गया, तो ये सबूत बना कि इस एटॉमिक बम ने मासूम बचपन तक को पल भर में राख कर दिया था। ये पिक्चर हिरोशिमा सेकेंड जूनियर हाई स्कूल का है। 6 अगस्त की सुबह 350 से ज़्यादा मासूम बच्चे यहाँ काम कर रहे थे, और जब बॉम्ब फटा, ये जगह एपिसेंटर से सिर्फ 600 मीटर दूर थी। चंद सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। ये वाताजी मासूमोतो की पुरानी फ़ोटो हमें उन्हीं मासूम बच्चों की याद दिलाती है। दोस्तों, हिरोशिमा का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं था कि इमारतें टूट गई, बल्कि ये था कि मिनटों में हजारों लोगों के पूरे परिवार ख़त्म हो गए। किसी ने अपने छोटे बच्चे को खोया, तो किसी ने अपने माता पिता को। कई लोगों ने पूरे साल अपनों की राख ढूंढी, लेकिन
उनका कोई निशान तक नहीं मिला। ब्लास्ट ने सिर्फ सहारों को नहीं, हजारों परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। ये पेपर क्रेन्स देख रहे हो, ये स्टोरी है 2 साल की सादाको की, जो बम ब्लास्ट में बच तो गई, लेकिन 10 साल बाद उसे रेडिएशन ल्यूकेमिया हो गया। एक जापानीज लेजेंड था, अगर आप 1000 ओरिगामी पेपर क्रेन्स बनाओ तो आपकी कोई भी विश पूरी हो सकती है। सादाको ने जिंदगानी और पीस की विश के साथ पेपर क्रेन्स बनाना शुरू किया, लेकिन 644 क्रेन बनाते बनाते वो दुनिया से चली गई। आज ये पेपर क्रेन्स पूरी दुनिया के लिए पीस का सबसे बड़ा सिंबल है। ये मेटल का लंच बॉक्स 13 साल के स्टूडेंट शिगेरू ओरीमैन का है। 6 अगस्त की सुबह उसकी मम्मी ने बड़े प्यार से उसके लिए लंच पैक किया था, पर जब बॉम्ब फटा शिगेरू इसे खोल भी नहीं पाया। ब्लास्ट के 3 दिन बाद जब उसकी मम्मी ने मलबे में उसे ढूंढा तो उसकी बॉडी के पास ये टिफ़िन मिला। हीट इतनी खौफनाक थी कि अंदर का खाना जलकर कार्बन बन चुका था। ये टिफ़िन हमें याद दिलाता है कि वॉर हमेशा मासूमों के सपने छीन लेती है। मैंने लाइफ में बहुत सी जगह देखी है, लेकिन हिरोशिमा पीस म्यूजियम जैसी खामोशी और दर्द कहीं महसूस नहीं किया। ये जगह हमें सिखाती है कि गुस्सा और वॉर का अंजाम कितना भयानक होता है। अगर आप कभी जापान आओ तो यहाँ ज़रूर आना, सिर्फ घूमने नहीं, इंसानियत की कीमत समझने। म्यूजियम के अंदर लोग आते तो हैं टूरिस्ट बनकर, लेकिन बाहर निकलते एक बदले हुए इंसान बनकर। हिरोशिमा का हर एक मोमेंटो ने बस एक ही सवाल पूछा, क्या इंसानियत नफरत से बड़ी नहीं हो सकती? आज यहाँ से निकलते वक्त बस एक ही दुआ है कि दुनिया किसी भी मासूम बच्चे से उसका कल न छीने। 暗闇の中で一緒に机拭いていた向こう側から私の方に向いて机拭いていたうさみさんっていうお友達がああやられたお母さんって言ったんですね。それで私 This is the hypocenter ground zero, and 80 people, patients and nurses were in the building, but died. All of them died. We are here, this all the same place. Yeah, we call this. I'm very happy to hear you. Telescope. Okay, thank you. Thank you. Wait to me. Thank you. Real one. भाई जापान की बारिश, ये तो क्रिस्टल क्लियर बारिश है। हल्का फुल्का भी मिक्सचर सा लग रहा है इसको, दमादम मामला है। थोड़ी सी बारिश होती है इनके छाते निकल जाते हैं जापानियों के, सब छाते में रहेंगी। देखो आंटी वो कितनी जल्दी छाता लगा के भी जल्दी बच रही है। ये देखो नन्ही कलियां, ये देश का भविष्य। अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, तो ये है हिरोशिमा। क्या वेदर है और क्या रेनबो है, ऐसा रेनबो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कभी। बड़ा ब्यूटीफुल सा, अब तो चला गया है, थोड़ी सी इसकी बची है लाइटें। ठीक है, एरिया काफ़ी सुंदर है, एरिया बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरफ भी देखो तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। जापान इज़ जापान यार। और चलते चलते मुझे यहाँ का स्मोकिंग एरिया दिखा, तो इन लोगों ने क्या है कि स्मोकिंग एरिया बनाए हुए हैं अलग अलग, ऐसे आप रोड पे पी नहीं सकते। रोड से हटा के इन्होंने अपना मतलब यानी कि जो रोड पे पीते हैं उनके बजाय स्मोकिंग रूम बनाया हुआ है।
यहाँ पे आप पियो, खड़े होगी, कोई दिक्कत नहीं है इनको पीने वीने में, बट स्मोकिंग एरिया के अंदर ही। तो भाइयों 7 बज चुके हैं, अभी हम हैं हिरोशिमा के अंदर और अभी यहाँ से निकल रहे हैं क्योटो, क्योंकि हिरोशिमा तो एक दिन का ही था। हमने हमारा मैक्सिमम डेज आज म्यूज़ियम में ही चला गया और बाकी बारिश काफ़ी तेज़ आई, थोड़े बारिश के मज़े लिए। तो अभी हम निकलेंगे, अभी हमारी बुलेट ट्रेन है शिनकानसेन ही, तो और वो हमें पहुँचाएगी रात को 10:30 बजे। तो होटल बुक कर लिया है 2 दिन के लिए, 27 to 29 को देखते हैं होटल का क्या होता है। करना तो 3 दिन के लिए था, क्योंकि ओसाका काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा था। तो मैंने यही सोचा कि ओसाका में पैसा बर्बाद करने के बजाय जब मैंने JR पास में पैसा लगा दिया है, 30,000 रुपये का मैंने लिया है, तो मैं क्यों ना क्योटो में रुकूं, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस भी कम है और चीप भी है। तो क्योटो के लिए सोचा अभी तो कि क्योटो में ही रुकें, क्योंकि वहाँ से शिनकानसेन से अगर हम जाते हैं तो केवल 20 मिनट की दूरी रह जाती है ओसाका और क्योटो के बीच में। तो अभी देखते हैं क्या रहता है। तो बस अभी आधे घंटे में हॉस्टल में जाएंगे, बैग वहाँ रख दिए थे, बैग वहाँ से लेके और सीधा हम निकलते हैं फिर बुलेट ट्रेन लेके क्योटो के लिए।